हमारा मिशन है जेई और नीट की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना। यस, हम अक्सर सोचते हैं कि केमिस्ट्री बस लैब में रैंडमली केमिकल्स को मिलाने का नाम है, लेकिन अर्ली साइंटिस्ट ने जब ध्यान से एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्हें पता चला कि नेचर कुछ बहुत ही सख्त मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से काम करती है। और इन्हीं रूल्स को हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के नोट्स के पहले टॉपिक पर आते हैं। यहाँ मेरे पास नोट्स में पहला रूल लिखा है 1799 में जोसेफ प्राउस्ट द्वारा दिया गया स्थिर अनुपात का नियम, जिसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। राइट, ये लॉ केमिस्ट्री की फाउंडेशन है। प्राउस ने बेसिकली ये कहा था कि कोई भी कंपाउंड यानी यौगिक, चाहे आप उसे लैब में बनाएं या नेचर से निकालें, उसके अंदर के एलिमेंट्स का मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। इस पॉइंट को थोड़ा और सिंपल करते हैं। नोट्स में एक एग्जाम्पल दिया है कॉपर कार्बोनेट का। प्राउस ने इसके 2 सैंपल्स लिए थे, है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक सैंपल नेचुरली खदान से निकाला और दूसरा लैब में आर्टिफिशियली केमिकल्स मिला के बनाया। जब उन्होंने दोनों के अंदर कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज चेक किया तो रिजल्ट हैरान करने वाला था। हैरान करने वाला क्यों? क्योंकि दोनों सैंपल्स में कॉपर एग्जैक्टली 51.35% था, कार्बन ठीक 9.74% और ऑक्सीजन 38.91% था। मतलब सोर्स चाहे जो भी हो, उनका कंपोजिशन डेसिमल के 2 प्लेसेस तक एकदम सेम था। ओ वाओ! मतलब ये वही मेरी चाय वाली बात हो गई। आप चाय घर पर बनाओ या किसी हाईवे के ढाबा पर, अगर टेस्ट वही चाहिए तो चीनी और चाय पत्ती का रेशियो हमेशा फिक्स रखना होगा। पानी आप कहीं से भी लाओ, फर्क नहीं पड़ता। What's fascinating here is कि उन्होंने ये सब बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के सिर्फ मास नापकर पता लगाया था। इसलिए इसे निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। लेकिन इसके ठीक बाद 1803 में जॉन डाल्टन ने एक नया ट्विस्ट दिया। हाँ, नोट्स में अगला पॉइंट डाल्टन का ये है, गुणित अनुपात का नियम या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। स्थिर अनुपात और गुणित अनुपात दोनों के नाम थोड़े सिमिलर लगते हैं। ऐसे में एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। देखो, प्राउस का लॉ सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड की बात करता है, जैसे सिर्फ पानी। लेकिन डाल्टन का लॉ तब अप्लाई होता है जब 2 एलिमेंट्स मिलकर एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। अच्छा, मतलब एलिमेंट्स वही हैं, पर कॉम्बिनेशन से अलग-अलग चीजें बन रही हैं। एग्जैक्टली। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लो। जब ये जुड़ते हैं तो हमेशा सिर्फ H2O यानी पानी नहीं बनता। कभी-कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 भी बन जाता है। राइट, तो दोनों में रेशियो का क्या गेम है? अब इसका मैथ्स देखते हैं। पानी बनने में 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने में वही 2 ग्राम हाइड्रोजन अब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। ओके, तो हाइड्रोजन का मास हमने फिक्स कर दिया, यानी 2 ग्राम। सही पकड़ा। डाल्टन ने नोटिस किया कि अगर हम एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दें तो दूसरे एलिमेंट का जो मास जुड़ रहा है, यहाँ पर 16 ग्राम और 32 ग्राम, उनका आपस में एक बहुत सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। जैसे यहाँ 16 और 32 का रेशियो 1:2 है। समझ आई बात। कोई रैंडम फ्रैक्शंस नहीं, सीधा 1.2 का सिंपल रेशियो। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ये नोट कर रहे हैं। मास की तो हमने बात कर ली, लेकिन नोट्स में नेक्स्ट सेक्शन में वॉल्यूम का भी जिक्र है, गे-लुसैक का नियम। हाँ, 1808 में गे-लुसैक ने गैसेस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने देखा कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो उनके वॉल्यूम्स भी एक सिंपल रेशियो में जुड़ते हैं। जैसे अगर हम 100 ml हाइड्रोजन को 50 ml ऑक्सीजन के साथ मिक्स करें तो हमें 100 ml वाटर वेपर मिलता है। तो रिएक्टेंट गैसेस का रेशियो हुआ 100:50 यानी 2.1। लेकिन नोट्स में यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग दी हुई है, समान ताप और दाब पर। बिल्कुल। स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गे-लुसैक का लॉ तभी अप्लाई होता है जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। अगर T और P चेंज हुआ तो गैस एक्सपैंड या कंप्रेस हो जाएगी और पूरा वॉल्यूम का कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो एसेंशियली गे-लुसैक का लॉ वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ही है ना? आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया। और थोड़े साल बाद 1811 में एवोगाद्रो ने इसको और क्लियर किया।
उन्होंने कहा कि अगर T और P सेम हैं तो इक्वल वॉल्यूम वाली सभी गैसेस में मॉलिक्यूल्स की गिनती भी एकदम इक्वल होगी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। साइंटिस्ट्स ये तो समझ गए थे कि एलिमेंट्स 1.2 या 2.1 के सख्त रेशियोज में जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें पता था कि मैटर के अंदर ऐसा क्या है जो ये रूल्स एनफोर्स कर रहा है? मतलब मैटर आखिर किस चीज से बना है? यही वो सवाल था जिसने केमिस्ट्री की डायरेक्शन बदल दी। और यहाँ एंट्री होती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। 1808 में डाल्टन ने बताया कि मैटर कोई कंटिन्यूअस जेली जैसी चीज नहीं है, ये छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल से बनी है। नोट्स के मुताबिक उन्होंने ग्रीक वर्ड एटमॉस यूज किया, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, यानी जिसे और काटा नहीं जा सकता। तो इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे? स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, मैटर छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स यानी एटम से बना है। दूसरा, एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स की प्रॉपर्टीज और मास बिल्कुल सेम होते हैं और अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग होते हैं। और तीसरा पॉइंट? तीसरा है कि एटम्स एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं, जो सीधा प्राउस्ट के लॉ को समझाता है। और चौथा, केमिकल रिएक्शंस में एटम्स बस रीअरेंज होते हैं, न नए बनते हैं न डिस्ट्रॉय होते हैं। जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। वाओ, थ्योरी तो एकदम सॉलिड लग रही है। लेकिन और ये एक बड़ा लेकिन है मेरे सामने। नोट्स में एक बड़ा सा रेड एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है इस थ्योरी के आगे। हाँ, क्योंकि साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती। डाल्टन ने इतना बड़ा मॉडल दे दिया, मास के सारे लॉज समझा दिए, लेकिन वो गे-लुसाक के गैसियस वॉल्यूम्स को समझाने में बुरी तरह फेल हो गए। वेट, सच में इतनी परफेक्ट थ्योरी वॉल्यूम्स को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाई? इसका रीजन ये था कि डाल्टन का मानना था कि एक एलिमेंट के 2 एटम्स आपस में नहीं जुड़ सकते। उन्हें डायोटॉमिक गैसेस जैसे O2 या H2 के बारे में पता ही नहीं था। उन्हें लगता था ऑक्सीजन हमेशा सिंगल एटम की फॉर्म में घूमता है। ओह, तो जब गे-लुसाक कह रहे थे कि 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है, तो डाल्टन का पूरा मैथमेटिक्स वहां फेल हो गया। एग्जैक्टली। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, डाल्टन का मॉडल कंप्लीटली सही नहीं था, लेकिन इस फेलियर ने ही आगे चलकर नए डिस्कवरीज की फाउंडेशन रखी। ये स्पेसिफिक पॉइंट नीट के असर्शन रीजनिंग सवालों के लिए बहुत जरूरी है। इसको पक्का मार्क कर लें। बिल्कुल, मार्क कर लीजिए। अब यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर एटम्स सच में होते हैं, पर वो इतने छोटे और इनविजिबल हैं, तो इनको तराजू पर तौलते कैसे थे 19th सेंचुरी में? यही सबसे बड़ा चैलेंज था। एक सिंगल एटम को आप किसी नॉर्मल मशीन से तो मेजर नहीं कर सकते, तो साइंटिस्ट ने रिलेटिव मास यानी सापेक्ष द्रव्यमान का रास्ता निकाला। सापेक्ष द्रव्यमान मतलब किसी एक एटम को स्टैंडर्ड मानकर बाकी सबको उससे कंपेयर करना, जैसे हम तराजू के एक पल्ले में स्टैंडर्ड वेट रखते हैं। हाँ, वैसा ही कुछ। बहुत सारे डिस्कशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद 1961 में पूरी दुनिया ने कार्बन 12 आइसोटॉप को अपना स्टैंडर्ड मान लिया। अच्छा, कार्बन 12 ही क्यों? हाइड्रोजन या किसी और एलिमेंट को क्यों नहीं लिया? इसके 2 मेन रीजन थे। एक तो कार्बन 12 नेचर में काफी स्टेबल और इजीली अवेलेबल है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जब C12 के कंपैरिजन में बाकी एलिमेंट्स का मास निकाला गया तो उनकी वैल्यूज मोस्टली होल नंबर्स के करीब आई, जिससे कैलकुलेशंस बहुत आसान हो गई। ओह, स्मार्ट। तो इसके बेसिस पर उन्होंने 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन किया। नोट्स कहता है कि 1 AMU कार्बन 12 के एक एटम के मास का ठीक 1/12 हिस्सा होता है। सही। और अगर हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू आती है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, जो कि अनइमेजिनेबल तरीके से छोटा है। सच में 23 जीरोस लगाने पड़ेंगे। इसी स्केल पर अगर देखें तो हाइड्रोजन का वेट 1.0080 U आता है। वैसे आजकल AMU की जगह सिर्फ U लिखते हैं ना, यूनिफाइड मास। हाँ, मॉडर्न केमिस्ट्री में हम मोस्टली यू का ही यूज करते हैं। लेकिन एक डाउट है, अगर कार्बन 12 का मास एग्जैक्ट 12 U सेट किया गया था, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में कार्बन का मास 12.11 U क्यों लिखा होता है? ये आगे का 0.011 कहाँ से टपक पड़ा? ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ये फ्रैक्शन इसीलिए आता है क्योंकि नेचर में सिर्फ कार्बन 12 नहीं होता, उसके कुछ भाई बंधु भी होते हैं जिन्हें हम आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं, जैसे कार्बन 13 और थोड़ा सा रेडियो एक्टिव कार्बन 14। अच्छा, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर वेट थोड़ा अलग है। राइट।
अब पीरियोडिक टेबल में तो हम एक ही मास लिख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास। इसको ऐसे समझो स्टूडेंट्स, जैसे आपकी क्लास में एक टेस्ट हुआ, 99% बच्चों के 12 मार्क्स आए और थोड़े से मान लीजिए 1% बच्चों के 13 मार्क्स आए। जब पूरी क्लास का एवरेज निकलेगा तो क्या वो एग्जैक्ट 12 होगा? नहीं, वो 12 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। बिल्कुल, क्योंकि एवरेज हैवी मेजॉरिटी की तरफ झुका होगा, पर थोड़े से हाई मार्क्स उसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेंगे। नेचर में कार्बन 12 की अबंडेंस 98.892% है, इसलिए एवरेज मास 12.011 U हो जाता है। परफेक्ट एनालॉजी। अब एटम्स का मास तो हम समझ गए। जब ये एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। जैसे मीथेन यानी CH4 का मास निकालना हो तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के मास को बस जोड़ दीजिए। सिंपल मैथ्स है। 12.011 प्लस 4 टाइम्स 1.008, टोटल आया 16.043 U। एग्जैक्टली। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नमक यानी NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालिए तो आप क्या करेंगे? मैं सिंपली एक सोडियम यानी 23.0 U को एक क्लोरीन यानी 35.5 U के साथ जोड़ दूंगी। टोटल आ जाएगा 58.5 U। इसमें क्या मुश्किल है? कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन यहाँ एक कंसेप्चुअल ट्रैप है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, NaCl के लिए मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज करना ही गलत है। वेट, क्या गलत क्यों है? NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं है क्या? यही तो कैच है। आयोनिक कंपाउंड्स जैसे कि नमक, उनमें सिंगल आजाद घूमने वाले मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है। एक Na और एक Cl आपस में जुड़कर अकेले नहीं घूमते, वो एक पूरा 3D क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। ओह, यानी एक पूरा जाल जैसा स्ट्रक्चर। हाँ, इस 3D स्ट्रक्चर में हर एक सोडियम आयन के चारों तरफ 6 क्लोराइड आयन्स होते हैं और हर क्लोराइड आयन के आसपास 6 सोडियम आयन्स होते हैं। वहां पर अलग से NaCl का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ओह वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर हम इसको मेजर कैसे करते हैं? पूरा क्रिस्टल तो तोल नहीं सकते। इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स के केस में हम फॉर्मूला मास यानी सूत्र द्रव्यमान निकालते हैं। हम उस क्रिस्टल के सबसे सिंपल रेशो को उठाते हैं जो कि NaCl है और उसका मास निकालते हैं। वैल्यू 58.5 U ही आएगी, पर कॉन्सेप्ट पूरी तरह अलग है। नोट्स के इस हिस्से को डेफिनेटली डबल स्टार मार्क कर लो सभी। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास का डिफरेंस एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। बिल्कुल। अब यहाँ एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आते हैं। हम लैब में एक एटम या एक मॉलिक्यूल को हैंडल नहीं कर सकते। हम केमिकल्स को ग्राम्स में वे करते हैं। तो इस U वाले माइक्रोस्केल से हम लैब के मैक्रोस्केल तक कैसे जाते हैं? और इस सवाल का जवाब है केमिस्ट्री का सबसे मशहूर और बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन, द मोल कॉन्सेप्ट। सच में बच्चे इससे बहुत डरते हैं, पर डरने वाली कोई बात नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट इज बेसिकली जस्ट अ काउंटिंग यूनिट। जैसे 1 दर्जन का मतलब होता है 12 आइटम्स, 1 स्कोर का मतलब होता है 20, वैसे ही केमिस्ट्री में 1 मोल का मतलब है 6.022140076 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अरे बाप रे, ये नंबर इतना बड़ा है कि इसको काउंट करना तो दूर, इमेजिन करना भी मुश्किल है। 602 के आगे 21 जीरोस है ना? एक बहुत पुरानी एनालॉजी है कि अगर हम पूरे अर्थ को 1 मोल मार्बल्स यानी कांच की गोलियों से ढकना शुरू करें तो पूरी अर्थ कई मीलों डीप मार्बल से भर जाएगी। ये कोई मैजिकल नंबर है क्या? मतलब नेचर में अचानक से ये 6.022 वाला अजीब सा नंबर कहाँ से मिला केमिस्ट्स को? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये वापस उस कार्बन 12 वाली स्टैंडर्ड से ही निकला है। साइंटिस्ट ने सोचा कार्बन 12 का मास 12 U है ना, तो उन्होंने एग्जैक्टली 12 ग्राम्स कार्बन लिया लैब में। ओके, 12 U से सीधा 12 ग्राम पर आ गए। राइट। और जब उन्होंने उस 12 ग्राम कार्बन के अंदर टोटल एटम्स को काउंट किया, मैथमेटिकली ऑफ कोर्स, तो वो नंबर निकल कर आया 6.022 into 10 to the power 23। इस नंबर को हम एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं, जिसे Na से लिखा जाता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास को अगर हम U से हटाकर ग्राम्स में लिख दें तो वो ऑटोमेटिकली 1 मोल के बराबर हो जाएगा। एकदम परफेक्ट समरी। इसे हम मोलर मास कहते हैं। मोलर मास माइक्रो और मैक्रो दुनिया के बीच का ब्रिज है। पानी का एक मॉलिक्यूल 18.02 U का होता है, लेकिन अगर आप पानी का 1 मोल लेंगे,
यानी उसमें अवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसका वेट लैब में एग्जैक्टली 18.02 ग्राम निकल कर आएगा। वाओ, मतलब केमिस्ट की काउंटिंग प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गई। लैब में बस वे करो और आपको एग्जैक्टली पता है अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। स्टूडेंट्स, मोल बस एक केमिस्ट का दर्जन है, इससे घबराना नहीं है। सही कहा। अब आते हैं इस लेक्चर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पर। मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके हम किसी अननोन कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे पता करते हैं। ओके, तो मान लीजिए मैं एक लैब साइंटिस्ट हूँ। मुझे एक व्हाइट पाउडर मिलता है, मुझे नहीं पता वो क्या है, मुझे उसका फॉर्मूला कैसे बनाऊंगी? उसके लिए सबसे पहले उस केमिकल का ब्रेकडाउन किया जाता है, ये जानने के लिए कि उसमें मास के हिसाब से एलिमेंट्स का परसेंटेज कितना है। इसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहते हैं। नोट्स में परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है। किसी एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय प्योर कंपाउंड का मोलर मास और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल, जैसे एथेनॉल यानी C2H5OH, इसका टोटल मोलर मास करीब 46 ग्राम्स होता है। अगर आप चेक करेंगे कि इसमें कार्बन कितना है तो कैलकुलेशन के बाद कार्बन 52.14% आएगा। ओके, ये तो हो गया जब फॉर्मूला पहले से पता हो। पर अगर मुझे सिर्फ परसेंटेजेस दिए हों और मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करके फॉर्मूला निकालना हो, एग्जाम में आते हैं ना ऐसे न्यूमेरिकल्स? वही सबसे जरूरी सवाल आते हैं। ऐसे सवालों में दो टर्म्स आती हैं, मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला और आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दोनों में फर्क क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला सिर्फ एलिमेंट्स का सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है। जैसे मान लो एक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2Cl निकला। इसका मतलब उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन 1:2:1 के रेशियो में है। पर जरूरी नहीं कि असली मॉलिक्यूल में एक्चुअल एटम्स इतने ही हों, राइट? एग्जैक्टली। असली एटम्स की एग्जैक्ट काउंट हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। हो सकता है असली कंपाउंड C2H4Cl2 हो, दोनों का रेशियो सेम है पर ओरिजिनल एटम्स डबल हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब पेन पेपर एकदम रेडी रखिए क्योंकि हम इसको सॉल्व करने का 5 स्टेप रूल लाइव समझेंगे। हम एक प्रॉब्लम एज्यूम करते हैं जिसमें हाइड्रोजन है 4.07%, कार्बन 24.27% और क्लोरीन 71.65%, और उस कंपाउंड का मोलर मास दिया है 98.96 ग्राम। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। सबसे पहले ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए प्योर कंपाउंड को 100 ग्राम मान लीजिए। ऐसा करने से सारे परसेंटेजेस ऑटोमेटिकली मास इन ग्राम्स बन जाएंगे। स्टेप 2 बहुत क्रिटिकल है। अब इन ग्राम्स को मोल्स में बदलना होगा। हर एलिमेंट के मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए। जैसे हाइड्रोजन के 4.07 ग्राम्स को 1.008 से डिवाइड करेंगे तो करीब 4.04 मोल्स आएंगे। सही जा रहे हैं। मोल्स निकालने से हमें एटम्स का रियल काउंट मिल जाता है। उसके बाद स्टेप 3 में इन सभी मोल वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वैल्यू आई हो उससे सबको डिवाइड करके एक सिंपल होल नंबर रेशियो बना लो। तो इस केस में सबसे छोटी वैल्यू आई थी 2.021। सबको उससे डिवाइड किया तो रेशियो आया हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 1 और क्लोरीन का 1। और यहाँ स्टेप 4 में हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया CH2Cl। लेकिन क्या? ये स्टेप न्यूमेरिकल्स में गेम चेंजर होता है और अक्सर बच्चे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालकर रुक जाते हैं, पर एग्जाम में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाता है। तो अब आता है फाइनल स्टेप 5। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या एक्स्ट्रा करना होगा? हमें एक मल्टीप्लायर चाहिए जिसे हम N कहते हैं। क्वेश्चन में जो टोटल मोलर मास दिया था 98.96 ग्राम, उसको हम अपने CH2Cl के मास से डिवाइड कर देंगे। CH2Cl का मास अगर जोड़ें तो करीब 49.48 ग्राम आता है। तो 98.96 डिवाइडेड बाय 49.48, आंसर आया 2। बस अब क्या, इस N यानी 2 को अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया C2H4Cl2। सिंपल। वाओ, आज के इस डीप डाइव में तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की लिटरली धज्जियां उड़ा दी हैं। हमने देखा कि कैसे प्राउस ने प्रोपोर्शंस फिक्स किए, फिर डाल्टन ने बताया कि उसके पीछे एटम्स थे। उन एटम्स को हमने एवोगैड्रो और AMU की मदद से तोला और फाइनली परसेंटेजेस को यूज करके मोल ब्रिज से होते हुए फॉर्मूला बना डाला। सच में केमिस्ट्री के ये आपस में जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स कमाल के हैं। पूरा स्ट्रक्चर एक रूल पर बेस्ड है। पर सेशन रैप अप करने से पहले कोई ऐसी चीज जिसके बारे में स्टूडेंट्स क्लास के बाद सोच सकें। एक बहुत ही डीप पैराडॉक्सिकल थॉट है। आज हमने पढ़ा कि डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थियरी में कॉन्फिडेंटली कहा था कि एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स एकदम समान होते हैं। हाँ, मास और प्रॉपर्टीज दोनों में। लेकिन
थोड़ी देर बाद हमने आइसोटोप्स यानी समस्थानिक के बारे में भी पढ़ा, जहां एक ही एलिमेंट जैसे कार्बन, उसका मास अलग-अलग हो सकता है, C12, C13, है ना? ओह, सही बात है। ये तो सीधा डाल्टन के रूल को ब्रेक कर रहा है। एग्जैक्टली। तो बस सोचिए, अगर डाल्टन को अपने जीवन काल में यानी 1808 के आसपास ही आइसोटोप्स के बारे में पता चल जाता, तो क्या उनकी पूरी एटॉमिक थ्योरी शुरुआत से ही कुछ और होती? केमिस्ट्री का हिस्ट्री शायद टोटली डिफरेंट होता। इस बारे में सोचिएगा जरूर। क्या थॉट है ये। सच में साइंस में कोई द फुल स्टॉप नहीं होता, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बचा रहता है। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को पॉन्डर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ नए और डीप कॉन्सेप्ट्स के साथ। रिवीजन जरूर कीजिएगा। कीप लर्निंग।